दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस सब में। आज दोस्तों क्लास 7th में जो साइंस का चैप्टर है वह 12th चैप्टर है, जिसका टॉपिक है पादप में जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट्स में। मैं आपको बता दूं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। दोस्तों, रिप्रोडक्शन यानी कि जनन का मतलब होता है अपने समान संतान की उत्पत्ति करना। और जनन क्यों आवश्यक होता है? अपने वंश को बरकरार रखने के लिए और वंश को चलाने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। जैसा कि हमारे दाई थे, बाबा थे, मॉम डैड, मम्मी पापा, ये सभी लोग क्या हैं? ये एक एग्जाम्पल हैं कि इन लोगों ने शादी की, उससे उत्पत्ति हम लोगों की हुई। तो ये चीज़ दर्शाती है कि जनन से वंश बरकरार रहता है। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो कैसे जनन करते हैं। हम आपको बता दें कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी क्या होते हैं कि एक ही जात के विभिन्न स्थानों पर भी पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लोग ले लें, आम का पेड़। तो आम का पेड़ देखिए आप लोग, उत्तर भारत में भी मिलेगा, मध्य भारत में भी मिलेगा, दक्षिण भारत में भी मिलेगा, लगभग भारत के सभी कोनों में मिलेगा। तो ये चीज़ दर्शाता है कि यह किस तरीके से वहाँ तक बीज पहुँचे। हम आपको इस चैप्टर में परागण बताएंगे, स्वपरागण बताएंगे, पर परागण के बारे में बताएंगे और लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कराएंगे। हम आपको बताएं कि इसमें लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। जो आपका लैंगिक जनन होता है उसमें माता पिता दोनों की आवश्यकता पड़ती है। अलैंगिक जनन क्या होता है? वो एक ही में उपस्थित होते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर पादप में जनन। अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। जैसा कि मैंने आपको कक्षा 6 के चैप्टर 9 में आपने पढ़ा था, यानी कि मैंने बताया था, जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। यानी कि माता पिता से जो जनन उत्पत्ति होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। इंग्लिश में इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। और लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं? पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिनके बारे में मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा। आइए अब देखते हैं टॉपिक जनन की विधियां। कक्षा 6 में आपने पुष्पी पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा होगा। पादप के विभिन्न भागों के नाम बताइए और प्रत्येक के प्रकारों के बारे में लिखिए। अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती हैं। यानी कि जितने पेड़ पौधे होते हैं उसमें क्या क्या होती हैं? यानी कि मूल मतलब जड़ होती, तना मतलब उसकी शाखाएं वगैरह होती, और पत्तियां होती हैं, फूल भी होते हैं। ये सारे के सारे पादप के एक भाग होते हैं। क्या होते हैं? ये पादप के यानी कि प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं। पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? कायिक अंग कहलाते हैं। कायिक मीन्स होता है शरीर, जिसको हम, यह शब्द कायिक शब्द बना हुआ है काया से। यानी कायिक अंग क्या क्या होते हैं? जड़ें होती हैं, तना होता है, पत्तियां इत्यादि क्या कायिक अंग कहलाते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। यानी कि पेड़ पौधे जब बड़े हो जाते हैं, एक समय बाद जब बड़े हो जाते हैं, उनमें फूल खिलने स्टार्ट हो जाते हैं। उन फूलों से फलों का निर्माण होता है, फलों से बीजों का निर्माण होता है, और इन बीजों से ही पेड़ों का भी निर्माण होता है। आपने बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते देखा होगा। यही पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं, हम फलों को खाते हैं। आपने देखा हो गर्मियों में आम हमें मिलता है, लेकिन आम में बौर किस महीने में आती? यह आती लगभग मार्च में। मार्च में महीना कैसा होता है? आंधी तूफान चलती, हल्की सी बारिश होती। बौर का मतलब होता है कि आम के जो पेड़ पौधे होते उसमें धीरे धीरे फूलों का खिलना, जिससे कच्चे आम उगने लगते हैं, और यह हमें मई जून जुलाई में उपलब्ध हो जाते हैं पके आम, जिनका हम लोग खाकर आनंद लेते हैं। और आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? पके हुए आम में, पके हुए आम में विटामिन ए पाया जाता है, जो आँखों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं।
बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। यदि ऐसा है तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका है? पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुष्प क्या होते हैं? पादप के पादप जनन होते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जो कि उनके संतान को बढ़ाने में मदद करते हैं। पुष्प क्योंकि बीज होते हैं, बीज इधर उधर फेंक, जैसे आपने आम खाया तो क्या करते हो, उसकी गुठली को, उसके बीज को कहीं ना कहीं आप डाल देते हैं। तो जब बरसात के मौसम में आप डाल देते हैं तो देखते हैं कुछ समय बाद वहाँ पर एक पौधा अंकुरित हो जाता है। अगर उसकी देखभाल की जाए तो वह एक बड़े पेड़ के रूप का भी रूप ले सकता है, यानी कि बड़ा पेड़ भी हो जाएगा। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन हो सकते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। इनमें जनन दो प्रकार से होता है, एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। एक कौन सा? अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन मतलब होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। देखिए, हम आपको बता दें कि जो आपका अलैंगिक जनन होता है उसमें क्या होता है, पादप स्वयं उत्पन्न कर देता है। बट जो लैंगिक जनन होता है वह बीजों से ही प्राप्त होता है। जैसे लैंगिक जनन में क्या होगा, पादप, पादप से फूल बना, फूल से बीज बना। तो इससे जब बीज से ही कोई नए प्लांट्स बनता है, नए पौधा उगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब देखते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते। आप लोग ध्यान रखिएगा कि अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन में नए पौधों को उगने के लिए बीजों और बीजाणुओं की ज़रूरत नहीं होती है। इसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। पहली ये समझती थी कि नए पादप सदैव बीजों से ही उगते हैं, लेकिन उसने कभी गन्ना, आलू और गुलाब के बीज नहीं देखे थे। वह जानना चाहती थी कि ये पादप जनन कैसे करते हैं। 80% लोग यही समझते थे कि बीजों से ही पेड़ पौधे उगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो अलैंगिक जनन के अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं उन्हें ना ही तो बीजों की ज़रूरत होती और ना ही बीजाणुओं की ज़रूरत होती है। अब देखते हैं कायिक प्रवर्धन। ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। किस प्रकार का? अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली, जिसको मुकुल भी कहते हैं, जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यानी कि जब कोई पेड़ पौधा किसी पेड़ पौधे के शरीर से ही उगाए, यानी कि उसी पेड़ की शाखाओं से निकल आए, उसी कायिक भागों से निकल आए, तो इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब देखते हैं क्रियाकलाप 12.1। गुलाब अथवा चंपा के पौधे की एक शाखा को उसकी पर्व संधि से काटिए। पर्व संधि तने या शाखा का वह भाग है जहाँ से पत्ती निकलती। अभी मैं आपको चित्र 12.1 दिखाऊंगा। शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कलम। यानी कि अलग हमने एक टुकड़ा निकाल लिया, इसे क्या कहते हैं? कलम कहते हैं। अब कलम को मिट्टी में दबा दीजिए। कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए और इसकी वृद्धि को देखिए। नोट कीजिए जड़ मूल यानी कि जड़ या मूल के निकलने और नई पत्तियों के निकलने से कितने दिन लगें, यानी कि उसे नए पेड़ पौधे के रूप में परिवर्तित होने में कितना वक्त लगा। अब मैं आपको चित्र 12.1 दिखाऊंगा। किसी गुलाब के तने की कलम से जनन। ये देखिए, ये पर्व संधि है। पर्व संधि मतलब जो गांठ वाला हिस्सा होता है, ज्वाइंट होता है, उसे क्या कहते हैं? पर्व संधि कहते हैं। ये देखिए, अक्ष से जुड़ी हुई कलिका निकलने लगी। तो ये चीज़ क्या है? ये एक किसका एग्जाम्पल है? ये एक कायिक प्रवर्धन का, यानी कि अलैंगिक जनन का यह एक उदाहरण है। इसी क्रियाकलाप को जल से भरे पात्र में मनी प्लांट का पौधा उगाकर दोहराइए और अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए।
आपने पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष पत्ती के पर्व संधि से जुड़ाव का बिंदु, जो गांठ जैसी होती उसी को हम पर्व संधि कहते हैं। पत्तियों के कक्ष में भी कलिकाएं होती हैं। कलिकाएं मतलब मुकुल, नई कली का खिलना या उसका अंकुरित होना ही कलिकाएं कहलाता है। ये कलिकाएं प्रहो यानी कि अंकुरों के रूप में विकसित होती हैं और कायिक कलिकाएं कहलाती हैं। मैं अभी आपको चित्र 12.2 दिखाता हूँ। कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां हैं। ये देखिए चित्र 12.2 आलू की आंख से अंकुरित होता पादप। ये चीज़ आप लोगों ने देखी होगी। आलू आप घर पर खरीद के लाइए, उसे 10 से 15 दिन रख दीजिए और उसे ऐसी जगह रखिए जहाँ थोड़ी नमी मिले। तो कुछ समय बाद देखेंगे आप लोग कि आलू में कुछ अंकुरण जैसा होने लगा है। तो ये क्या होती है? ये आलू की आंख होती हैं। आई ऑफ पोटैटो इनको कहते हैं। यानी कि यह सिद्ध होता है कि इनमें बीज नहीं, सिर्फ यह कायिक प्रवर्धन के माध्यम से ही इनमें अंकुरण हो रहा है। इसी को अलैंगिक प्रजनन या जनन कहते हैं। अब देखते हैं दूसरे को अध्यारोपित होती हैं। कायिक कलिकाएं, जो कायिक कलिकाएं होती हैं वो भी नए पादप को जन्म दे सकती, जैसा कि मैंने अभी आपको आलू वाले चित्र में दिखाया है। अब देखते हैं यह आपका क्रियाकलाप 12.2। एक ताज़ा आलू लीजिए। आवर्धक लेंस की सहायता से इस पर पड़े छत चिन्हों को देखिए। आपको इनमें कलिका या कलिकाएं दिखाई दे सकती हैं। छत चिन्ह को आंख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंख भी इनको कहते हैं। आलू के टुकड़े काटिए जिनमें से प्रत्येक में एक आंख अवश्य हो और उन्हें मिट्टी में दबा दीजिए। उस स्थान पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए जहां आपने आलू के टुकड़े को मिट्टी में दबाया था। कुछ दिन बाद आलू के टुकड़े को खोदकर निकाल लीजिए। आप क्या देखेंगे? इस प्रकार आप अदरक अथवा हल्दी भी उगा सकते हैं। चित्र आप देखिए 12.3। अदरक का एक टुकड़ा जिसमें नए पादप अंकुरित हो रहे हैं। चित्र 12.3 में ये देखिए अदरक का टुकड़ा है जिसमें नए पादप उत्पन्न हो रहे, यानी कि अंकुरित हो रहे हैं। इसी से नई अदरक यानी नए अदरक के पौधे का निर्माण भी हो जाता है। ब्रायोफ्लम यानी कि जिसे पत्थर चट्टा कहते हैं, जिसकी पत्ती चौड़ी होती है, ये घास की तरीके होती है। ब्रायोफ्लम में पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं होती हैं। अभी मैं आपको चित्र 12.4 दिखाऊंगा। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका नए पादप को जन्म दे सकती है। कुछ पादपों की जड़ें, मूल भी नए पादपों को जन्म दे सकती हैं। उदाहरण के लिए शकरकंद और डालिया, जिसको डहलिया भी कहते हैं। आप लोग देख रहे हैं चित्र 12.4 ब्रायोफ्लम की पत्ती जिसके किनारों पर कलिकाएं होती हैं। ये देखिए ब्रायोफ्लम यानी कि पत्थर चट्टा की पत्ती दी गई है। ये देखिए इसके किनारों पर नए पादप उग रहे हैं, यानी कि अंकुरण की जो क्रिया है वह शुरू हो गई है। कैक्टस जिसको नांगफनी कहते हैं, जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग यानी कि अलग हो जाते हैं, विलग्न हो जाते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं। प्रत्येक अलग भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। यानी कैक्टस की क्या विशेषता है? इसके अलग अलग भाग से नए पादपों का निर्माण यानी कि नए पादप उग जाते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे कि इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता यानी कि दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। अब देखते हैं मुकुलन। आपने पहले ईस्ट के बारे में पढ़ा जिससे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। यानी कि ईस्ट को हम कैसे देख सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही
देख सकते हैं। इनके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ईस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि कर सकते हैं। यानी कि ईस्ट के लिए अगर सही वातावरण, सही पोषण दिया जाए तो यह 1 घंटे में ही वृद्धि कर सकते हैं। यानी कि 1-2 घंटे, 4 घंटे, कुछ घंटों में ये वृद्धि करके गुणन यानी कि जनन कर सकते हैं, अपने समान संतान उत्पन्न कर सकते हैं। याद रखिए कि ईस्ट एक एकल कोशिका होता है, यानी कि एक कोशिका का जीव होता है। ईस्ट क्या होता है? ये एक कोशिका का जीव होता है। अब देखते हैं ये जनन किस तरीके से करते हैं। क्रियाकलाप हम देखेंगे 12.3। कौन सा? 12.3। बेकरी से ईस्ट केक अथवा केमिस्ट की दुकान से ईस्ट पाउडर खरीद लें। चुटकी भर ईस्ट लेकर इसे किसी ऐसे पात्र में रखें जिसमें कुछ जल हो। इसमें 1 चम्मच शक्कर डालकर उसे जल में घोल लें। अब उस पात्र को किसी कमरे के गर्म भाग में रखें। 1 घंटे के बाद इस द्रव की एक बूंद कांच की स्लाइड यानी पट्टी पर रखकर सूक्ष्मदर्शी में देखें, यानी कि माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखें। आपको क्या दिखाई देता? आप नई ईस्ट कोशिकाओं को देख सकते हैं चित्र 12.5 में। ये देखिए, ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन। एक ईस्ट कोशिका है, फिर विकसित होता मुकुल, फिर क्या? नवीन मुकुलन। फिर देखिए मुकुल की श्रृंखला, धीरे धीरे कैसे यह एक करके एक माने अपने एक हिस्से से दूसरे हिस्से में परिवर्तित होता चला गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? मुकुलन। क्या कहते हैं? मुकुलन। ईस्ट में मुकुलन। ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग होकर यानी अलग होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है। नई ईस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई ईस्ट कोशिकाएं बनाती हैं। कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं, जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। यदि यह प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में ईस्ट कोशिकाएं बन जाती। यानी कि अगर यही प्रोसेस चलता रहे जनन वाला और कोशिकाएं बढ़ती रहे तो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कौन? ईस्ट कर लेगा अपने समान। यानी कि अपनी संतान उत्पत्ति ईस्ट कर लेगा। किसके माध्यम से? मुकुलन के माध्यम से। ध्यान रखिएगा। अब पढ़ते हैं खंडन। अब क्या पढ़ना? खंडन। आपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अपंखी गुच्छे जिनमें फिसलन होती है तैरते हुए देखे होंगे। ये होते हैं शैवाल। क्या होते हैं? ये होते हैं शैवाल, जिनको इंग्लिश में कहते हैं, हम आपको शैवाल के बारे में बता दें। जो शैवाल होते हैं वह पौधे की कैटेगरी में आते हैं और यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही अपना भोजन बनाते हैं। ये क्या होते हैं? शैवाल, जिनको इंग्लिश में एल्गी कहते हैं। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। यानी कि शैवाल जो हैं अपने आप की वृद्धि यानी कि अपने वंश को चलाने के लिए किस जनन विधि का प्रयोग करते हैं? तो करते हैं खंडन द्वारा। किसके द्वारा? खंडन जनन विधि द्वारा ये अपने संतान की वृद्धि करते यानी कि अपने वंश को बढ़ाते हैं। शैवाल 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं, जैसा कि चित्र 12.6 में दिखाया गया है। ये देखिए चित्र 12.6, स्पाइरोगाइरा एक शैवाल में खंडन। यानी कि पहले एक शैवाल था, फिर यह खंडन के माध्यम से 2 टुकड़ों में बट जाता। खंड आप सभी लोग जानते हैं, खंड का मतलब होता बटना। यानी कि एक स्पाइरोगाइरा 2 खंडों में विभाजित हो गया, तो इसके अंदर जो जनन होता है वह खंडन विधि द्वारा होता है। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। अब देखते हैं बीजाणु निर्माण। अध्याय 1 में आपने पढ़ा है कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। क्रियाकलाप 1.2 को दोहराइए, यानी कि जो क्रियाकलाप मैंने आपको ऊपर कराई है। डबल रोटी, जिसको आप ब्रेड भी बोलते हैं, और तो इसमें क्या होता है?
डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देखिए। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो ये वायु में तैरते रहते हैं, यानी कि स्विमिंग करते रहते हैं। किसमें? वायु में आराम से रिलैक्स विरामावस्था में तैरते रहते हैं। चूँकि ये बहुत हल्के होते हैं। क्यों तैरते? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, इसलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं। चित्र 12.7 मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए चित्र 12.7 कवक में बीजाणु द्वारा जनन। ये देखिए कवक जाल है, बीजाणुधानी, ये रहे बीजाणु। किस तरीके से हैं? ये देखिए बीजाणु हल्के हैं और आपको दिख भी रहे कि ये तैर रहे हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। बीजाणु क्या करते? अलैंगिक जनन, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। प्रत्येक जीवाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करते हैं? प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढके रहते हैं, इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मॉस और फर्न जैसे पादप में भी जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। अगर आपसे पूछा जाए मॉस और फर्न में जो पादप की कैटेगरी में आते हैं, उनमें जो जनन होता है वो किस विधि के माध्यम से होता है? तो वह होता है बीजाणुओं द्वारा। ये देखिए चित्र 12.8 फर्न में बीजाणुओं द्वारा जनन। ये देखिए बीजाणुधानी पुंज, क्या दिए गए? बीजाणुधानी पुंज दिए गए। बीजाणु उत्पन्न करने वाले क्षेत्र, यहीं से बीजाणु उत्पन्न होते हैं। अब देखते हैं लैंगिक जनन। क्या देखना है? लैंगिक जनन देखना है। पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि मैंने आपको पुष्प की संरचना के बारे में बताया है कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। बिल्कुल, जो पुष्प होता है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके? प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग होते हैं। यानी कि दोस्तों पादप में जो नर जनन अंग होता है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है, उसको पुंकेसर कहते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है प्लांट्स में, उसे स्त्री केसर कहते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे चित्र में। देखते हैं क्रियाकलाप 12.4। सरसों, गुड़हल या पिटूनिया का एक पुष्प लीजिए और इसके जनन अंगों को पृथक कीजिए। पुंकेसर और स्त्री केसर के विभिन्न भागों का हम लोग अध्ययन करेंगे। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर या केवल स्त्री केसर, यानी कि कोई ऐसा फूल हो जिसमें या तो पुंकेसर हो या तो सिर्फ स्त्री केसर हो, उसे हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं वो द्विलिंगी कहलाते हैं। यानी कि ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर भी हो और स्त्री केसर भी हो, उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं। कौन कौन किसमें? पपीता हो, ककड़ी हो या खीरा हो, इसमें एक लिंगी पुष्प होते हैं। जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधे में क्या होता है? दोनों पाए जाते हैं, में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। देखिए नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर भी उपस्थित हो सकते हैं। यानी कि देखिए एक ही पादप पर क्या आपके स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों हो सकते हैं, और कभी कभी एक ही हो सकता है, कभी कभी पेड़ पौधे फूल भी बदल सकते हैं, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिए चित्र 12.9 जनन अंग यानी कि रिप्रोडक्टिव आर्गन। देखिए चित्र नंबर ए, ये पुंकेसर, ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है जो आपका पादप हो, यानी कि मेल प्लांट में। कैसा? मेल प्लांट में यह पुंकेसर पाया जाता है। ये देखिए ऊपर परागकोश है, ये पूतंतु दिया गया है। ये किस में पाया जाता है? मेल प्लांट्स में यह
पाया जाता है। अब देखिए मेल प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर में देखिए ये जनन अंग है, ये फीमेल प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। आपसे पूछा जाए कि मेल प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव आर्गन क्या होता है, वह होता है आपका पुंकेसर। अगर आपसे यह पूछा जाए कि स्त्री केसर क्या है, तो यह फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है किसका, प्लांट्स का। ध्यान रखिएगा। क्या आप पुंकेसर में परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं? बिल्कुल, मैंने अभी आपको दिखाया। परागकोश में परागण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। हम आपको बता दें कि मादा युग्मक और अंडे का निर्माण हमेशा बीजांड में होता है। और नर युग्मक में क्या परागण पाए जाते हैं। परागकोश में जो परागण होते हैं उसी को यही लोग क्या करते हैं, नर युग्मक का निर्माण करते हैं। और स्त्री केसर में क्या होते हैं, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनस बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि युग्मनस क्या होता है, तो लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मनन से युग्मनस बनते हैं। अब देखिए, अब हम आपको बताएंगे परागण। परागण को इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिनेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। समानता परागकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। यानी ये फैलते किसके माध्यम से, हवा के माध्यम से फैलते, जानवरों के माध्यम से फैलते हैं, पानी के माध्यम से फैलते हैं। इन सब चीज़ों के माध्यम से ये क्या है, फैलते, जिससे नए पेड़ पौधे उगते हैं। और परागण में एक सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता ताकि ये वायु के संपर्क में आने से सूखे ना, यानी कि ताप के आने से ये सूखे ना। और हम परागण को इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं। समानता परागकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है, क्योंकि परागकण हल्के होते हैं, अतः वह वायु अथवा जल द्वारा बहाकर ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तकाग्र पर स्थानांतरण परागकण कहलाता है। हम आपको बता दें परागण क्या होता है। देखिए, जब परागकोश से वर्तकाग्र पर जाएं, ध्यान रखिएगा, सिर्फ 2 लाइनें। जब परागकण परागकोश से वर्तकाग्र पर स्थानांतरित हो जाएं, इस क्रिया को परागण यानी कि पॉलिनेशन कहते हैं। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, स्वपरागण क्या होता है। जब परागकण उसी पुष्प के परागण यानी कि उसी पुष्प के वर्तकाग्र पर गिरते हैं तो इस क्रिया को हम लोग स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अब देखिए, ये चित्र हम आपको दिखाते हैं। 12.10 पुष्प में परागण क्या दिया गया, पुष्प में परागण। स्वपरागण क्या है, देखिए परागकण क्या हुआ, उसी पुष्प के वर्तकाग्र पर गिर गए यानी कि स्थानांतरित हो गए। इसे स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अब समझिए चित्र 12.10 के बी में पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। इसमें क्या होता है कि एक फूल से दूसरे फूल में जो परागण होते हैं वह ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी कि फूल बदल जाएं या पेड़ बदल जाएं या पौधे बदल जाएं तो उसको क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण कहते हैं। अब देखिए, जब पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं। चित्र मैंने आपको पहले दिखा दिया है। अब देखते हैं निषेचन। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन
यानी कि संयोग या मिलने से द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। नर तथा मादा जब मिलते हैं तो उनमें जो संयोग होता है या युग्मन होता है उसके द्वारा कौन सी कोशिका बनती, वो बनती युग्मनज। क्या कहलाती, वह युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। यानी कि युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन के जो क्रम होते हैं, किसके, नर और मादा के, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन, जिसको इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता, अगर आपसे पूछा जाए जो युग्मनज है वो कहाँ विकसित होता है, तो वह भ्रूण में विकसित होता है। अब आप लोग चित्र देखिए 12.11, ये देखिए निषेचन युग्मनज का निर्माण। ए नंबर देखिए अंडकोशिका, क्या दी गई, अंडकोशिका, अंकुरित होता परागकण। फिर देखिए पराग नलिका, युग्मनज निर्माण हो रहा है यहाँ पे। तो ये चित्र आप देख लीजिए, ए और बी आराम से देखिए। अंडकोशिका दी गई है, अंकुरित होता परागकण दिया गया है, पराग नलिका है, युग्मनज का निर्माण हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये एक पूरी जो क्रिया है ये निषेचन, जिसको इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फल और बीज का विकास। अब बात करते हैं कि फल कैसे बनते हैं और बीज का विकास किस तरीके से होता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है। बीज में क्या होता है, बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं, जैसे आम, सेब और संतरा। ये कैसे होते हैं, रसीले भी होते हैं और गूदे भी होते हैं, खाने में मज़ा भी आ जाता है। कुछ फल कठोर होते हैं, जैसे बादाम, अखरोट। ये कैसे फल होते हैं, ये काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, इनकी बाहरी त्वचा मजबूत होती है। देखिए चित्र 12.12, कौन सा चित्र है, 12.12 देखना है। सेब का एक भाग, देखिए इसमें बीज दिख रहा है और यह कैसे गूदेदार फल होता है। बी नंबर में देखिए बादाम, बादाम का जो कवर होता है वो बाहरी काफ़ी स्ट्रांग होता है। इसको तोड़ते तब इसके अंदर बादाम निकलता, उसको खाते हैं और उसमें बादाम में क्या पाया जाता, गुड फैट्स पाया जाता है, जो बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। अब देखते हैं बीज प्रकीर्ण। क्या देखना है, बीज प्रकीर्ण देखना है। प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्ण के कारण होता है। कभी कभी किसी वन अथवा खेत या फिर उद्यान में चहलकदमी करते समय आपको अपने वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि ये बीज आपके वस्त्रों पर कैसे चिपक जाते, हवा के माध्यम से ये चिपक जाते या किसी पेड़ पौधे के संपर्क में आने पर चिपक जाते। यह भी एक परागण की क्रिया है, यानी कि यह पॉलिनेशन की क्रिया है। इससे भी बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं, जिससे उसी प्रजाति के पेड़ पौधे उगते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग आएं। आपके विचार में इस परिस्थिति में क्या होगा, पादप के नवोद्भिद यानी कि नए उगे हुए पौधे के बीच धूप, जल, खनिजों और स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होगी। संभवतः उनमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। पादपों को बीजों के प्रकीर्ण से लाभ होता है। इससे एक ही प्रकार के पादप के नवोद्भिदों में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है। प्रकीर्ण पादपों को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है, ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सकें। देखिए चित्र 12.3 सहजन यानी कि डोमेस्टिक दिया गया। ये देखिए ए नंबर में बीज और दोनों में पंख भी दिखाए गए। द्विफल मैपिल के बीज ये देखिए दिया गया बी नंबर में। इसमें क्या द्विफल, दो फल आपको सामने
दिखाई पड़ रहे हैं और इसमें बीज दिया गया है और दोनों में पंख हैं। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। अगर आपसे पूछा जाए जो बीजों का प्रकीर्णन होता है, यानी कि बीज कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं, तो वो होते हैं पवन यानी कि वायु, जल और जंतुओं के माध्यम से। सहजिन, डोमेस्टिक जिसको बोलते हैं, तथा द्विफल यानी कि मैपल जैसे पादप के पंख युक्त बीज। ये देखिए आप लोग, ये क्या होते हैं, किसी न किसी हवा के माध्यम से उड़कर आपने देखा होगा चले जाते हैं, तो इसी प्रजाति के वहाँ पौधे उगाते हैं। या किसी जानवर के चिपक गए तो ये क्या करते हैं, इस तरीके से ये अपने आप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं। घासों के हल्के बीज अथवा आक, जिसको मदार के कहते हैं, कि रोम युक्त बीज और सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ उड़कर यानी कि वायु के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते, जैसा कि चित्र 12.14 में अभी आपको हम दिखाएंगे। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं ताकि वे जल में प्लवन यानी कि तैरते रहें, प्लवन करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। उदाहरण के लिए नारियल। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, विशेष रूप से कंटकी यानी कि कांटेदार। ये क्या करते हैं, जानवर जैसे पशु चारण कर रहे, पशु चर रहे, तो उनमें देखा होगा कि बालों में कंक्रीट टाइप की फंस जाती है, कांटेदार फंस जाते हैं, ठीक, उसको कंटकी भी बोलते हैं और इसको कटिया भी बोलते हैं। तो जब वो फंस जाती है तो जाकर जहाँ जंतु नहाते हैं या और कहीं घूमते फिरते या बॉडी अपनी रगड़ते हैं, तो वहीं पर ये बीज गिर जाते हैं और उसी प्रजाति के पौधे वहाँ उग आते हैं। कंटकी यानी कि कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक ले जाए जाते हैं। अब देखिए चित्र 12.14, सूरजमुखी के रोमयुक्त फल और बी नंबर में मदार यानी आग के रोमयुक्त बीज। ये देखिए ए नंबर में आपका सूरजमुखी के रोमयुक्त फल दिए गए हैं और बी नंबर में मदार के रोमयुक्त बीज को दर्शाया गया है। इनके उदाहरण यूरेना एवं जेंथियम होते हैं। किसके, ये किसके उदाहरण हैं, यूरेना और जेंथियम जो उदाहरण दिए गए हैं वह आपके दिए गए हैं। इसी तरीके के जानवरों के माध्यम से इनमें भी क्या होता है, परागण की क्रिया संपन्न होती है। ये देखिए चित्र 12.15 जेंथियम। ये देखिए जेंथियम का चित्र आप लोग ध्यान से देख लीजिए। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। एरंड और बालसम के पादप में ऐसा होता है। किसमें होता है, एरंड और बालसम में क्या होता है कि इनके बीज फट जाते हैं, यानी कि फिर बीज इनके बिखर जाते हैं और इसी प्रजाति के पौधे उधर उगाते वहाँ पर उगाते हैं। अब देखते हैं प्रमुख शब्द। अलैंगिक जनन, मुकुलन, भ्रूण, प्रकीर्णन, निषेचन, खंडन, युग्मक, बीजांड, परागण, लैंगिक जनन, बीजाणु, बीजाणुधानी, परागकोश, कायिक प्रवर्धन, युग्मनज, परागकण, स्त्री केसर, पुंकेसर। मैंने सारे के सारे ये शब्द आपको समझाए हैं, फिर आप इनको जाकर चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या सीखा है। सभी जीव अपनी किस्म को बनाए रखने के लिए जनन या गुणन करते हैं, यानी कि अपने वंश को बरकरार रखने के लिए रिप्रोडक्शन करते सभी जीव करते हैं। पादप में जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां हैं, जैसे खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का युग्मनन होता है। देखिए अलैंगिक में खंडन विधि, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन होता है। लैंगिक में नर और मादा युग्मकों का युग्मनन होता है। कायिक प्रवर्धन में पत्तियां, तना और मूल जैसे कायिक भागों से नए पादप उगाए जाते हैं। पुष्प पादप का जनन अंग होता है। एक लिंगी पुष्प में या तो नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं। द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा जनन अंग दोनों ही होते हैं।
नर युग्मक परागकणों के अंदर और मादा युग्मक बीजांड में पाए जाते हैं। किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प अथवा किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण का प्रक्रम परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण जिसको इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन और परपरागण जिसको इंग्लिश में क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। स्वपरागण में परागकण परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। परपरागण में परागण एक पुष्प के परागकोश से उसी प्रकार के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। परागण पवन, जल और कीटों के द्वारा हो सकता है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। युग्मनज का विकास जो होता है भ्रूण में होता है। फल एक परिपक्व अंडाशय है, जबकि बीजांड बीज में विकसित होता है। बीजांड कहाँ विकसित होता है? यह बीज में विकसित होता है। बीज में विकासशील भ्रूण होता है। बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल अथवा जंतुओं के द्वारा होता है। बीज प्रकीर्णन एक ही स्थान पर पादप की अधिक संख्या की वृद्धि को रोकने के लिए, सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए स्पर्धा को कम करने और नए आवासों के अधिग्रहण में सहायक होता है। अब हम लोग देखेंगे अभ्यास प्रश्न। क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे अभ्यास प्रश्न। देखिए, जो पहला प्रश्न दिया गया है वह है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो जो का नंबर दिया गया है, जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब देखते हैं खा नंबर। ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं वह एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। अब देखते हैं गा नंबर। परागकणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम क्या कहलाता? परागण कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। अब देखते हैं घा नंबर। नर और मादा युग्मकों का युग्मन क्या कहलाता? निषेचन कहलाता है, जिसको कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब देखते हैं चा नंबर। बीज प्रकीर्णन हवा, पानी और जीवों के द्वारा होता है। यानी कि बीजों का प्रकीर्णन एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? यह होता है आपका हवा, पानी और जीवों के माध्यम से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं। यानी अलैंगिक जनन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स क्या करते हैं? इसमें ना तो बीज की जरूरत होती है, ना ही बीजाणुओं की जरूरत होती है, और यह नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। और इसकी विधियों की बात करें तो विधियां हम आपको बताते हैं। पहली आप ले लें मुकुलन। कौन सी विधि ले लें? मुकुलन विधि ले लें। तो इस विधि में कोशिका में बाहर की ओर छोटे बल्ब जैसे प्रवर्ध मुकुल या कली बनती है, जो क्रमशः क्या होती है? वृद्धि करती है और जनक कोशिका से अलग होकर नए जीव में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए आप ईस्ट देख सकते हैं। चलिए मैं आपको उदाहरण के लिए ईस्ट का चित्र दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको ईस्ट का चित्र दिखाया। इसमें क्या दिखाया गया है कि ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन हो रहा है। और किस तरीके से हो रहा है कि इस विधि में कोशिका में बाहर की ओर छोटे बल्ब जैसे प्रवर्ध मुकुल या कली बनती हैं, जो क्रमशः क्या करती हैं? वृद्धि करती हैं और जनक कोशिका से अलग होकर नए जीव में परिवर्तित हो जाती हैं। उदाहरण मैंने आपको ईस्ट का दिया है और ये रहा आपका चित्र। अब आपको हम बताएंगे कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या होता है?
इस प्रकार के अलैंगिक जनन में पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है, यानी कि उसके शरीर से ही प्राप्त कर लिया जाता है। इसका एग्जाम्पल आप लोग देखें, गुलाब, ब्रायोफ्लम, आलू, अदरक इत्यादि। चलिए इसका भी मैं आपको चित्र दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, अदरक का चित्र दिया गया। इसमें किस तरीके का हो रहा है, इसमें कायिक प्रवर्धन हो रहा है, यानी कि इसी के शरीर से उग रहा है। और ये देखिए आलू का चित्र, आलू में क्या हो रहा है, यह भी कायिक प्रवर्धन के माध्यम से ही हो रहा है। इसमें भी कौन सा प्रोसेस है, एसेक्सुअल का, इसमें कायिक प्रवर्धन है, यानी कि आलू के शरीर से ही नए आलू का उत्पादन होता है। और ये देखिए ब्रायोफ्लेम, यानी कि ब्रायोफ्लम की जो पत्ती हैं उनकी भी कलिकाएं किस माध्यम से होती, कायिक प्रवर्धन के माध्यम से ही यह वृद्धि करती हैं। ये एक गुलाब का तना दिया गया है, जिसमें कैसे जनन हो रहा है, इसमें भी कायिक प्रवर्धन के माध्यम से हो रहा है। ये मैंने आपको 4 चित्र दिखाए, इनको आप लोग ध्यान से जरूर देख लें। अब बात करेंगे हम लोग खंडन विधि की। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लें कि खंडन विधि होती क्या है। तो इस विधि में जीव 2 या 2 से अधिक खंडों में विखंडित हो जाता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है। ये खंड अथवा टुकड़े वृद्धि करके नए जीवों में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि ये जो टुकड़े होते हैं ये एक नया जीव बना लेते हैं। और इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो कवक और शैवाल हम ले सकते हैं। कौन कौन सा ले सकते हैं, कवक और शैवाल ले सकते हैं। चलिए दोस्तों हम आपको इसका चित्र दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, खंडन विधि का एक उदाहरण, स्पाइरोगायरा एक शैवाल में खंडन विधि, ये आप लोग देख रहे हैं। तो ये किस विधि के माध्यम से, खंडन की विधि माध्यम से, यानी कि एक जनन कोशिका थी 2 भागों में विभाजित हो गई, फिर यही दोनों भाग एक पूर्ण पौधे का निर्माण कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे बीजाणु निर्माण। देखिए आप लोग ध्यान से सुनिए, बीजाणु निर्माण क्या होता है। कुछ जीव बहुत अधिक बीजाणुओं का निर्माण करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं जो बहुत अधिक बीजाणुओं का निर्माण करते हैं और जो निर्मुक्त होते हैं और हवा में तैरते रहते। कहाँ तैरते रहते हैं, हवा में, पवन में, वायु में जी तैरते रहते हैं। और किस कारण तैरते हैं, क्योंकि ये बहुत अधिक हल्के होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, इस कारण ये वायु में तैरते रहते हैं और ये लंबी दूरी तक चले जाते हैं। जब आंधी चली, तेज हवा चली तो ज़्यादा हल्के होने के कारण बहुत दूर चले जाते हैं, तो वहाँ जाकर ये अपनी ही प्रजाति के नए पेड़ पौधों को उगाते हैं। और ये बीजाणु उच्च ताप तथा निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को भी सह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, आपके पास कवक और फर्न, इसी चैप्टर में मैंने आपको बताया है। चलिए मैं आपको चित्र भी दिखाता हूं। ये जो आप लोग चित्र देख रहे हैं 12.7 में कवकों में बीजाणु द्वारा जनन, ये किसका एग्जाम्पल है, बीजाणु जनन, यानी कि इनके जो होते हैं बीज वह काफ़ी हल्के होते हैं, जो कहाँ तैरते रहते हो, वायु में तैरते रहते हो, काफ़ी दूर तक चले जाते और वहीं जाकर अपनी प्रजाति के पेड़ पौधे उगाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पादपों में लैंगिक जनन के क्रम को समझाइए। तो लैंगिक जनन कैसे होते, देखिए लैंगिक जनन जब भी बात हो, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो, आपके ब्रेन में 2 चीजें आनी चाहिए, नर और मादा। जहां नर और मादा होंगे वहीं पर लैंगिक जनन होगा। लैंगिक जनन में 2 जनक होते हैं, नर और मादा। नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है, जो बाद में एक नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि नर और मादा मिलते हैं और नए जीव का निर्माण करते हैं, नए जीव को बनाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर को बताइए। तो आप सबसे पहले समझ लें अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें एक जनक होता है। क्या होता है, इसमें एक जनक होता है। और लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों जनक होते हैं। अब देखिए अलैंगिक जनन में क्या क्या है, उदाहरण आप देख सकते हो, हाइड्रा,
स्पाइरोगायरा आप देख सकते हो, इनमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लैंगिक जनन देख लो, पूरे जंतु देख लो, कीड़े मकोड़े देख लो, मनुष्य देख लो, सभी में क्या होता है, लैंगिक जनन होते, क्योंकि सभी में दो जनक की आवश्यकता होती, नर और मादा दोनों की जरूरत होती है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, अलैंगिक जनन में जो संतान की उत्पत्ति होती है वो किस तरीके की होती, वो समान होती है, मतलब सेम उसी तरीके का उत्पाद बनेगा जैसा कि उसके गार्जियन थे, यानी कि जो पहले वाला पौधा था उसी तरीके से सेम बनेगा। और लैंगिक जनन में क्या होता, अंतर होता है, गुणों से संपन्न तो होते हैं बट लेकिन थोड़ी बहुत विभिन्नता भी पाई जाती, क्योंकि जो हम लोग हैं वो सेम अपनी मम्मी पापा के तरीके नहीं है, कुछ ना कुछ अंतर होता। यही लैंगिक जनन का सटीक एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों को नामांकित कीजिए। तो आप लोगों को चित्र बनाना है और उसे नामांकित करना। मैं पहले वाले चैप्टर में आपको बता चुका हूं और चित्र भी दिखा चुका हूं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, स्वपरागण और परपरागण के बीच अंतर बताइए। तो बिल्कुल बताएंगे। देखिए स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण में क्या होता है, वही फूल होना चाहिए, उसी फूल के जो पराग कोष हैं उस दूसरे वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाए, यानी कि वर्तिकाग्र पर उसी फूल के परागकण स्थानांतरित हो जाएं, यानी कि जहां पर एक फूल होगा वहां पर स्वपरागण होगा। इसको इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अब बात करते हैं परपरागण की, यानी कि जिसको इंग्लिश में क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, पराग कणों को विभिन्न फूलों के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि परागकण स्थानांतरित होंगे लेकिन फूल बदल जाएंगे। एक फूल की बात हो तो स्वपरागण, अगर फूल बदल रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, परपरागण, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। अब स्वपरागण के हम उदाहरण देख लें, मूंगफली, सूरजमुखी। परपरागण के एग्जाम्पल देख लो, आप गुलाब देख सकते हो, आम देख सकते हो, या अन्य चीजें आप देख सकते हो, फूल भी विभिन्न प्रकार के देख सकते हो। स्वपरागण में परागण के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन में किसी माध्यम की विशेष जरूरत नहीं पड़ती है। पर परागण में जरूरत पड़ती किसकी, पवन की चाहिए, यानी हवा की चाहिए, एयर की चाहिए, पानी चाहिए, कीड़े चाहिए, जंतु चाहिए, जानवर इत्यादि की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है। तो परागण द्वारा परागकण उपयुक्त वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, इसके पश्चात नर युग्मक अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचते हैं और इस क्रिया को निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके लिए परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है, तो यही निषेचन की एक क्रिया होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का आप चर्चा कीजिए। देखिए बीजों के प्रकीर्णन के लिए सबसे पहले आप समझ लो, हवा देख लो, पानी देख लो, जानवर देख लो, तो जानवरों द्वारा और फटने के कारण मनुष्यों द्वारा 4-5 विधियां होती, इसकी आप लोग समझ लें। देखिए पानी के द्वारा, जानवरों के द्वारा, ह्यूमन बीइंग हम ही लोग जानवर में आते हैं, और बीज फट जाता उसके कारण, और वायु के कारण। तो सबसे पहले आप समझ लो कि जानवरों के द्वारा कुछ बीजों पर कांटेदार हुक की तरह संरचना होती है, वे जानवरों के शरीर से चिपक जाते हैं और विभिन्न स्थानों पर फैल जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया था, यूरेना देख लीजिए, जेंथियम। कुछ बीज फलों के साथ पक्षियों और जानवरों द्वारा निकल लिए जाते हैं, बाद में ये बीज पक्षी या जानवरों द्वारा कहीं और गिरने से फैल जाते हैं, और जानवरों के अंतर्गत मनुष्य भी आता है। अब देखें, जैसे फटने के कारण, जैसे बीज आपका पक गया, एकदम परिपक्व हो गया, मैच्योर हो गया, फिर क्या होगा, झटके के साथ यह फट जाएगा। जब फट जाएगा तो इसके अंदर जो बीज होंगे वह जमीन पर फैल जाएंगे, और जब जमीन पर फैल जाएंगे तो यह क्या होगा, इसी प्रजाति के पौधे उगाएंगे। उदाहरण के लिए आप अरंडी देख सकते हो, बालसम देख सकते हो। क्या देख सकते हो, अरंडी और बालसम देख सकते हो। अब बात करते हैं पानी के द्वारा, किसके द्वारा, अब पानी के द्वारा देख लीजिए, पानी से बीजों का प्रकीर्णन मुख्यतः क्या होता है, जली पौधों के द्वारा होता है। जली पौधों या जल निकाय के पास बढ़ने वाले पौधों में यह
होता है। उदाहरण के लिए देख लो, जैसे नारियल के बीच में एक सख्त कैसा पाया जाता है, रेशेदार सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है, जिसके अंदर बहुत हवा होती, साथ में पानी भी होता है। ये नारियल के बीज के पानी पर तैरने में मदद करता है। अब देख लें हवा के माध्यम से, किसके माध्यम से, कुछ बीज क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं। तो क्या होता है कि ये तैरते रहते हैं, उन पर कुछ जैसे बाल जैसी संरचना होती है, पंख जैसी संरचना होती है, जिसके कारण ये वायु में आराम से तैरते रहते, उड़ते रहते, दूर तक फैल जाते हैं। जब फैल जाते हैं तो अपनी प्रजाति के पौधे जो वहाँ पर उगा लेते हैं, अंकुरित कर लेते हैं। उदाहरण आप देख सकते हो, द्विफल, सूरजमुखी देख सकते हो, सेजन देख सकते हो, मदार देख सकते हो, आदि आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी से हमें मिलाना है। तो जो का नंबर दिया गया कली और मुकुल, ये मिलेगा जाकर ईस्ट से। किससे मिलेगा, ईस्ट से मिलेगा कली या मुकुल। खा नंबर देखिए आँख, आँख किस में होती है, आलू में होती है। अब देखिए गा नंबर खंडन, तो खंडन किस में होता है, स्पाइरोगाइरा में। किस में है, स्पाइरोगाइरा में। अब घा नंबर देखिए पंख, पंख किस में होते हैं, मैपिल में होते हैं। किस में होते हैं, मैपिल में होते हैं। बीजाणु यानी कि चा नंबर देखिए डबल रोटी की फफूंद यानी कि ब्रेड की क्या होती, फफूंद होती है बीजाणु। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 10। कौन सा देखेंगे, 10 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। का नंबर देखिए पादप का जनन भाग होता है। तो पादप का जो जनन भाग होता है वह होता है पुष्प। कौन सा होता है, पुष्प होता है। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अब देखिए गा नंबर नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर हो जाएगा निषेचन, जिसको इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। गा नंबर देखिए परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। तो परिपक्व होने पर अंडाशय कहाँ विकसित होता है, तो यह विकसित होता है, इसका आंसर होगा 4 नंबर फल में। अब घा नंबर देखिए बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। तो यह है, इसका सेकंड आंसर होगा डबल रोटी का फफूंद। क्या, डबल रोटी का फफूंद। 4 नंबर देखिए ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह क्या होती है। तो ये किसके द्वारा करता है, इसका सेकंड आंसर होगा पत्ती यानी कि लीफ के माध्यम से यह जनन करता है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और इसी तरीके के एनसीईआरटी की वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। दोस्तों जय हिंद।